गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रानी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बुक एम लक्ष्मीकांत की। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस बुक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट किए हैं। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सपर्ट कमिटीज ऑफ द कांग्रेस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और लाइक भी कर दे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाइल इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर स्टिल इन प्रोग्रेस ऑन जुलाई 8, 1946, the Congress Party, Indian National Congress, appointed an expert committees for the purpose of preparing material for the। इसमें है क्या कि जुलाई और अगस्त में 1946 के टाइम पे इलेक्शन चल रहे थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और 8 जुलाई 1946 को एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और इसका काम था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में किस तरीके से फंक्शन करेगी, इसके स्ट्रक्चर को तैयार करेगी। इस कमिटीज के मेंबर थे। इसमें 8 मेंबर का नाम दिया हुआ है एम लक्ष्मीकांत के बुक में। जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन, एम आसिफ अली के, एम मुंशी जी। आप इनके मेंबर के नाम को देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे। लेटर ऑन द चेयरमैन प्रपोजल इट वाज रिजॉल्व दैट कृष्णा कृपलानी बी को ऑप्टेड द मेंबर एंड कन्वेनर ऑफ द कमिटी। इस एक्सपर्ट कमेटी की 2 बार मीटिंग हुई थी। इस एक्सपर्ट कमेटी की जो है ना 2 बार मीटिंग हुई थी। एक 20 से 22 जुलाई 1946 में, दूसरी इसकी मीटिंग हुई 15 से 17 अगस्त तक 1946 में। इसमें इसने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो इसका प्रोसीड्योर क्या होगा। दूसरा इसमें डिस्कस किया कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो अलग अलग चीज़ों के लिए हमको कितनी कमिटीज़ बनानी थी। इस कमिटीज़ और एक्सपर्ट कमिटीज़ में ये फ़र्क है कि एक्सपर्ट कमेटी पता कर रही है कि बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम करने में बहुत सारी कमिटीज़ बनेगी, तो कौन कौन सी कमिटीज़ बनेगी ये डिसीजन लिया एक्सपर्ट कमिटीज़। कैसे काम करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये डिसीजन लिया एक्सपर्ट कमिटीज़ ने। इन चीज़ पे भी डिसीजन लिया एक्सपर्ट कमिटीज़ ने। और इसके जो यहाँ पे है ना रोल, और इसके जो रोल को बहुत इम्पोर्टेंट माना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और इसके रोल को बहुत इम्पोर्टेंट माना है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने। कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट थे इनके रोल को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल माना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है उसको। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं वो, जिसका नाम है ग्रेनवाइल ऑस्टिन। ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने इस एक्सपर्ट कमेटी की रोल का प्रशंसा की थी। इस एक्सपर्ट कमेटी की रोल की प्रशंसा की थी। ये एक्सपर्ट कमेटी कैबिनेट फ्रेम के अंदर बनी थी। इस एक्सपर्ट कमेटी ने एक रिजोल्यूशन भी बनाया था। उसी रिजोल्यूशन से मिलता जुलता एक रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जिसका नाम होगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाई फॉर्म बनेगा प्रियम्बल। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ना मॉडिफाई फॉर्म बनेगा प्रियम्बल। चलिए हम लोग इसके क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देख लेते हैं। जब क्रिटिसिज्म की बात आई तो बोली गई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। इसको लोगों ने डायरेक्ट नहीं चुना है। क्रिटिसिज्म हो रही थी उस टाइम पर, कुछ लोग जो थे वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे। फिर क्रिटिसिज्म हुई कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सोवरेन बॉडी नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्रिटिसिज्म बस कुछ लोग ही कर रहे थे उस टाइम पर। और भी कुछ क्रिटिसिज्म हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और भी कुछ क्रिटिसिज्म हुए एम लक्ष्मीकांत की बुक में दे रखा है, आप इसके क्रिटिसिज्म को पढ़ लीजिएगा। चलिए, और इसमें जो
है ना इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। एलिफेंट वाज एडॉप्टेड ऑन एज ए सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिंबल सील है। सर बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो है, लीगल एडवाइजर जो है, कौन है? सर बी एन राव जी। और जो सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हैं, वो कौन है? एच वी आर लयंगर जी। और जो चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इन द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कौन है? एस एन मुखर्जी जी। अब यहाँ पे है क्या कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाज द calligrapher of the Indian Constitution. The original Constitution was handwritten by him in a flowing italic style. यहाँ पे है क्या कि कैलीग्राफर जिन्होंने अपनी हैंडराइटिंग से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और जो ओरिजिनल वर्सन था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे थोड़ा और डेकोरेट किया गया। अब हम लोग इसका देख लेते हैं हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब शुरू में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना फ्रेंड्स, तब उस समय पे ऐसी कोई बात नहीं की गई थी कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी, हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में भी बनाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। लेकिन बाद में बोला गया हमारी मेन भाषा तो हिंदी है, हमारे देश के ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, और जब देश के ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं तो हमारे संविधान का हिंदी वर्जन भी होना चाहिए। और इस हिंदी वर्जन संविधान को बनाने के लिए लाया गया 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। इसके लिए 56 अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके लिए 56 अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। वो बिल जब फाइनली पास हो गया, प्रेसिडेंट के साइन पड़ गए उस पे, उसके बाद वो बना 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। इस अमेंडमेंट एक्ट से एक नया आर्टिकल डाला गया। इस अमेंडमेंट एक्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल था, वो जो नया आर्टिकल था 394 ए। और इस आर्टिकल 394 ए को पार्ट 22 में डाला गया। इनका ए देख लेते हैं। और इसमें बोला गया कि हमारे संविधान को हिंदी भाषा में भी पब्लिश किया जाना चाहिए। तो हमारे संविधान को हिंदी भाषा में पब्लिश करने के लिए हिंदी भाषा की लैंग्वेज के साथ, स्टाइल के साथ, उनके टेक्स्ट के साथ, सब चीज़ों के साथ जितनी भी अरेंजमेंट करनी पड़े वो कीजिए। और जितनी भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, और जितनी भी अमेंडमेंट्स हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1987 तक, उन अमेंडमेंट्स को भी हिंदी वर्जन में कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो जो अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हिंदी वर्जन में आएंगे, और जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हिंदी वर्जन में आएगा। इसका सेकेंड देख लेते हैं। द ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेशन तो आपको हिंदी में थोड़ा और रिफाइन करना पड़ेगा। इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेशन तो आपको हिंदी में थोड़ा और रिफाइन करना होगा। हिंदी के स्टाइल के हिसाब से आपको कॉन्स्टिट्यूशन को ढालना पड़ेगा। तो बहुत सारे हिंदी एक्सपर्ट बैठे और उन्होंने साथ मिलकर इस काम को पूरा किया। अब हम लोग इसका थर्ड देख लेते हैं। इसका थर्ड में है क्या
कि ये बोला गया है कि जो आप ये वर्ज़न बना रहे हो उस हिंदी वर्ज़न का मतलब बिल्कुल इंग्लिश वर्ज़न के मतलब जैसा होना चाहिए, और अगर हिंदी टेक्स्ट का मतलब इंग्लिश वर्ज़न के टेक्स्ट से अलग आ रहा है तो हिंदी टेक्स्ट को सुइटेबली मॉडिफाई करके मतलब को सेम रखने की कोशिश की जाएगी, और आगे जितने भी मतलब को सेम ही रखना है मॉडिफाई करके, और आगे जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे उन सब के हिंदी वर्ज़न भी निकाले जाएंगे। आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।